हम्म, ओके सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुनुमुनुस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया। फाइनली मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे यानी अपने खुद के यूट्यूब चैनल सोनम मोहिनी बायोलॉजी में ये लेक्चर लेने वाली हूँ, और ये मेरा पहला लेक्चर है, मतलब प्रॉपर क्लास वाली जो वीडियो होती है। सो वेलकम टू एवरीवन ऑन सोनम मोहिनी बायोलॉजी। ये बोलते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है। दिस फीलिंग इज अमेजिंग, आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, एंड आई होप दिस फीलिंग हिट्स डिफरेंट टू यू एज वेल। सो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे, जहाँ पर मैं आप लोगों को बोर्ड्स और 11th 9th के क्लासेस के लिए प्रिपेयर करवाती हूँ बायोलॉजी। साथ ही नीट एंड सीयूईटी के लिए भी आपको प्रिपेयर करवाऊंगी बायोलॉजी डोमेन में, नीट में जुओलॉजी एंड बॉटनी बोथ। सो ये चैनल मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया है। अगर आप नए बच्चे हो तो प्लीज इसे ना सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाना, क्योंकि ये लेक्चर देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि दिस प्लेटफॉर्म इज एग्जैक्टली मेड फॉर यू। और बाकी अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आप मुझे पहले से फिर जानते ही होंगे। एंड चलो इसी के साथ हम अपनी ये जर्नी आगे बढ़ाते हैं। देखो, जगह चाहे कोई भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इससे बड़ा सच और कुछ भी नहीं है। सो फाइनली लेट्स बिगिन द क्लास। आज हम लोग करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के कुछ थ्योरी और क्वेश्चंस, मतलब कि फुल ऑन रिवीजन करेंगे। और मैं अभी ऐसे आगे इसलिए हूँ क्योंकि ये ना एक वैसा वाला सेटअप है, ग्रीन स्क्रीन वाला सेटअप है। मेरे पीछे हरे पर्दे लगे हुए हैं। मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये पहला लेक्चर है मेरे वाईटी चैनल पे, तो हो सकता है कि कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करने को मिले। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट होगा। कुछ इम्परफेक्शंस हो सकती हैं हमारी पहली क्लास में, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। जो भी पढ़ाऊंगी दिल से पढ़ाऊंगी, और आप ज़रूर उसे कनेक्ट करोगे, और आपकी प्रिपरेशन में ये चार चांद लगा देगा फॉर श्योर। और मैं क्या कह रही थी, कुछ तो मैं कह रही थी, हाँ, कि अभी ना ये जो पहली पहली बार वाला चीज होता है ना, उसमें थोड़ी गलतियां होती हैं। तो गलतियों को नजरअंदाज करते हुए और अपना सपोर्ट और कोऑपरेशन बरकरार रखते हुए आप मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा। धीरे धीरे हर क्लास में आप देखोगे कि मैंने अपनी सारी चीज़ों में इम्प्रूव करा है। देखो, जब पहले कुछ चीज़ें बनी बनाई मिल जाती है और आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना होता है, तो वो काफ़ी आसान होता है। बट किसी चीज को स्क्रैच से बिल्ड करना और उसके उसको पाल पोस के बड़ा करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग इट, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड नर्वस एज वेल। एक्साइटेड भी हूँ, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। चलो, तो आज हम लोग, देखो आप लोगों का जो एग्जाम है ना, कहाँ गई आपकी टाइम टेबल? सो टेंथ वाले बच्चों के एग्जाम्स हैं 17, 21, 25, 2 मार्च और 7 मार्च, है ना। 17th को आपका मैथ्स, 21st को आपकी इंग्लिश, 25th को आपका साइंस। तो हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं आपके साइंस के एग्जाम के लिए। तो जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज फॉर यू। तो क्लास 10th वाले बच्चों, ध्यान से ये लेक्चर पूरा देखना। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को मैं बहुत कम टाइम में, जितना कम हो सके उतने कम टाइम में फटाफट से रिवीजन करवाऊंगी, और हर दिन कोई ना कोई क्लासेस आपको अवेलेबल हो, ऐसा मैं मेक श्योर करूंगी। हो सकता है आप अभी एग्जाम, पहले के एग्जाम्स की वजह से नहीं देख पाओगे, बट जब आपका साइंस का पेपर नजदीक आ रहा होगा ना, तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी हो चुकी होगी, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ना मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटू बना दूं, नहीं तो आप तो मुझे ही देखते रह जाओगे, क्लास कैसे देखोगे? इतनी छोटी मैं ठीक हूँ, और मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर देती हूँ, थोड़ा कॉर्नर कर देती हूँ, तो आप मुझे देख पा रहे होगे, और साथ में आप मेरी पीपीटी भी देख पा रहे होगे, राइट? इसे मैंने कर दिया है लॉक। कुछ चीज़ें मुझे समझने में टाइम लगेगा, सारी सेटिंग्स, मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल भी। चश्मा पहन लेती हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो कहीं भी कुछ गलती हुई तो वो माफ कर देना। बाकी
मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारी पीपीटी और आप देखते चलो, ठीक है? तो सबसे पहले वेलकम टू लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस। ओके, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई। ओहो ओहो, मुझे यहाँ वापस आना पड़ेगा। ओके, मैं वापस आ गई हूँ। जस्ट 1 मिनट का और टाइम लूंगी, ठीक है? ये दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। सो ये है मेरे ऐप का लोगो। और अब आपकी सोनम मैम का अपना खुद का ऐप भी है, यानी आपका अपना ऐप है जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप सोच सकते हो बायो से रिलेटेड। ठीक है, जितने बच्चों को भी मेरे ऐप के अनाउंसमेंट के बारे में नहीं पता चला वो मैं अभी अनाउंस कर देती हूँ। तो अब हमारा ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। आप मेरे इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर देख सकते हो। लेटेस्ट सीपी पोस्ट जो है वो इसी के बारे में है, और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखी है, तो वहां से आप डायरेक्टली हमारा ऐप इंस्टॉल कर लोगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्लास 10th का फ्री क्रैश कोर्स वाला कोर्स दिखेगा, बैच दिखेगा। आपको उसमें एनरोल करना है। ठीक है, वहां पर आपसे बोलेगा 1 रुपया पेमेंट करने के लिए। एक्चुअल में ये कोर्स फ्री ही है, बट हमारे पास दो ऑप्शंस थे। अगर हम इसे कंप्लीटली फ्री रखते हैं तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 7 दिन की होती, और मुझे 7 दिन से ज़्यादा की चाहिए थी। और अगर हम उसमें मिनिमल चार्ज लगाकर अगर उस बैच को ऑप्ट करते हैं तो हम उसकी वैलिडिटी एन नंबर ऑफ डेज या मंथ्स या ईयर के लिए कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए था कि एटलीस्ट जब तक सारे बच्चों के एग्जाम्स बोर्ड के नहीं खत्म हो जाते तब तक ये कोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने बस एक मिनिमल चार्ज 1 रुपी का रखा, ताकि ये सबके लिए ही कन्वीनियंट हो पे करना। तो डोंट थिंक ये ऐसा कुछ स्कैम वगैरह है, क्योंकि बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे इससे रिलेटेड। ये हो गई। दूसरी बात कि अब आपको क्लास 10th का जब आप बैच एनरोल करोगे ना, आपको उसके अंदर बायो के सारे चैप्टर के टेस्ट अवेलेबल होंगे। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और काफी अच्छा होगा। मतलब उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे ना। आपको पता है कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड आने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही टेस्ट वाला पार्ट आपने एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ पर जो भी लेक्चर मैं ले रही हूँ ना वाईटी पर, यूट्यूब पर, इसकी सारी पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एनरोल करने के लिए 1 रुपी का चार्ज लग रहा है। वो भी मतलब समझ लो कि मेरे एंड से नहीं है, वो सिस्टम के एंड से है, वो टेक बैक एंड की तरफ से है, तो मेरा इसमें कोई वैसा वो नहीं है। ठीक है। और इस लेक्चर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैंने एनालाइज किया है कि वो इस बार आपके एग्जाम में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। उन क्वेश्चंस को मैं आंसर के फॉर्म में पीडीएफ बनाकर उसी ऐप में, अपने ऐप में, सोना मोहिनी बायोलॉजी ऐप में डाल दूंगी। आपको बस एक्सप्लोर करना है, आपको मिल जाएगा। एक और चीज, ऐप में एक बहुत अच्छा फीचर है हमारा चैट का फीचर, जिसमें आप मुझसे बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह चैट कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप बिल्कुल डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। दैट इज वेरी गुड। तो अब हम बिना देरी किए ना स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास, नहीं तो आधे बच्चे तो ऐसे ही चले जाएंगे मेरे। हम्म, हम्म, ठीक है। ये आ गई मैं साइड में, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो एवरीवन, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। अब देखो, लाइफ प्रोसेसेस क्या चीज है। जब हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं हम उसे। अब उन ऑर्गन सिस्टम में, ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। हर ऑर्गन सिस्टम का एक स्पेसिफिक रोल होता है ना। जैसे कि डाइजेशन करना, डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल है। अगर आप खाना खा रहे हो तो उसका डाइजेशन
एक सिस्टम के द्वारा करना ज़रूरी है ना? उसी तरह रेस्पिरेशन, उसी तरह एक्सक्रीशन, योर नर्वस सिस्टम, है ना? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन रखना है ताकि सारे के सारे प्रोसेसेस बहुत आसानी से हो सके, that together maintain your life, that is known as your life processes। ठीक है? कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आपके लाइफ के हर एक स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करे और एसेंशियल हो आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, उसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है ना, ये सब कैसे हो रहे हैं, बॉडी में कुछ बायो केमिकल रिएक्शंस के बदौलत हो रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस पढ़ते हो ना, बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब उन केमिकल रिएक्शंस को ही हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है? तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ही या तो एनाबॉलिज्म होता है या तो कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कुछ चीजें जुड़कर एक पर्टिकुलर मैटर या मटेरियल बना हो, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई एक केमिकल टूटकर अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाया हो। तो ये जब दोनों एक साथ हो रहे होते हैं तो हम उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन ही हमारी बॉडी के हर एक एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चला रहा होता है। ठीक है? ये यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि दीज प्रोसेसेस कैन बी इधर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक इन नेचर। अब क्या क्या अलग अलग ये है लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है? ये ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे, मतलब हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। ओके? अच्छा, एक और चीज़ बच्चों कि ये जो चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेसेस, पहली बात अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो बायो का पेपर होगा, वो मतलब साइंस का जो पेपर होगा उसमें बायोलॉजी सेक्शन ए में आ रही है, ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें एमसीक्यू आएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, फिर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है? इतने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अब आप सोचो कि बायो में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, आर इन्वायरमेंट को इंक्लूड करके, आर इन्वायरमेंट को इंक्लूड करके, जिसका अलग से 5 नंबर तो तय है ना? तो ये 4 चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस जो है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है बच्चों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एमसीक्यू में ज्यादा आ गया, वेरी वेरी शॉर्ट में आ गया, या शॉर्ट में आ गया, या केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्कर का। तो यू कैन नॉट जस्ट सिंपली स्किप दिस चैप्टर। आई नो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लंबे चैप्टर्स होंगे, बट लाइफ प्रोसेसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी भी है। इसे मैं अभी इजी करती हूँ, देखो ध्यान से। न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करोगे? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना या तो खुद से प्रोड्यूस करते, देखो यहाँ लिखा है प्रोक्योर करेंगे। ठीक है? प्रोक्योर यानी कि मे बी दे विल प्रोड्यूस ऑन देयर ओन। ठीक है? प्रोक्योर करेंगे या सिंथेसाइज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे उसे सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में बाय अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस किसको कह रहा है? या ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को ही कह रहा है। ठीक है?
नाउ मेरे कहने का मतलब है कि जब आप खाना खाते हो तो क्यों खाते हो? क्योंकि आपको चाहिए ताकत। अब 2 दिन कुछ ना खा के देखो, आपको हो जाएगी वीकनेस। क्यों होगी वीकनेस? क्योंकि अगर आपके बॉडी को वर्क करना है ना, तो उस वर्क के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी तभी मिलती है जब न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर हो जाती है आपके मसल सेल्स में, और आप कोई भी काम करते हो तो वो काम में वो एटीपी खर्च होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी रिलीज होती है, और तभी आप कुछ कर पाते हो। तो अगर आप 2 दिन खाना नहीं खा रहे हो, 3 दिन नहीं खा रहे हो, 4 दिन नहीं खा रहे हो, 1 हफ्ते के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लग जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको फूड में। फूड में मिलेंगे आपको न्यूट्रिएंट्स। कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना? ये सब टूटता है तभी तो आपको एनर्जी मिलती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बच्चों, जो अपना खाना यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ऑटोट्रॉफिज्म बोलते हैं हम इसे। और दूसरे जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, जैसे कि हम हैं, हम दूसरों पर डिपेंड है। आप बोलोगे नहीं मम्मी तो खुद ही खाना बना लेती है किचन में। तो वो जो खाना बना रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चावल दाल रोटी, तो वो चावल कहाँ से आया? वो प्लांट से आया। यानी कि हम प्लांट पर डिपेंड हैं अपने खाने के लिए। वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड, राइट? आपको सब्जी तो बाहर से ही लानी पड़ रही है ना, खेत में से ही तो लाने पड़ रहे हैं। तो ये हुआ इसका मतलब। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स या टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। दिस इज ट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये आ जाएगा, ठीक है? अगर आपके न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है 4 मार्कर का या 3 मार्कर का, तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा दैट देयर आर 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक देखो क्या होता है। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया ऑटो। ऑटो का मतलब हो गया ना ऑटोमैटिक। ऑटोमैटिक, ठीक है? मतलब खुद से ही हो गया सब कुछ। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स खुद की कार्बन और एनर्जी की जो नीड्स है वो कैसे मीट करते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस। उनके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस करने का, जिसके थ्रू वो आसानी से अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। अब ये करेंगे कैसे? ये करेंगे कैसे? इनको ना इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है? कुछ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होती हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे एक्सटर्नल सब्सटेंसेस का स्टोर्ड एनर्जी में। ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, मैं समझाती हूँ। अब यहाँ पर ना आपको एक और चीज नहीं समझ में आ रही होगी कि इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक उन सारे सब्सटेंस को आप बोलोगे जिसमें CHO नहीं है। CHO मतलब क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक में CHO का कंटेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ पर C भी है, H भी है, O भी है ना? तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इनऑर्गेनिक वो सब हो जाएंगे जिसमें ये तीनों एक साथ उस मॉलिक्यूल में ना हो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड में CO है पर H तो है ही नहीं, है ना? उसके बाद H2O में H और O है पर C तो है ही नहीं। तो ये दोनों कहलाएंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ फोटोसिंथेसिस को आप कैसे डिफाइन करोगे? यहां से आपका
2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। इवन एमसीक्यू या सेशन रीजन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं हर एक जगह पर बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया जा रहा है CO2 और H2O जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। रेडिएंट एनर्जी किसे बोला जाता है? बाय यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, यानी कि सन की सोलर एनर्जी को, सन की लाइट को, सनलाइट को यूज करके आप क्या कर सकते हो? CO2 और H2O के साथ सनलाइट जब होगा प्रेजेंट और क्लोरोफिल पिगमेंट भी होगी, तो हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हैं ना। ये प्रोसेस जो है ये 2 फेजेस कंप्राइज करता है। पहला फेज होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा फेज होता है डार्क रिएक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का क्या मतलब हो गया? क्या डार्क रिएक्शन का मतलब हो गया कि अंधेरे में होने वाला प्रोसेस है? नहीं। तो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है सबसे पहले अब्जॉर्प्शन। किसका अब्जॉर्प्शन? सनलाइट का अब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है। उसके बाद होगी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्योंकि जैसे ही लाइट पड़ी पानी पर तो कुछ फोटॉन्स रिलीज हुए, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। अब उससे वाटर जो है वो टूटेगा। H2O जो है वो हाइड्रोजन का एलिमेंट अलग होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग होगी। और डार्क, और फाइनली इसमें ना ATP और NADPH बन जाएगा। ये दोनों एनर्जी बॉन्ड केमिकल्स होते हैं, एनर्जी बॉन्डिंग केमिकल्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डार्क रिएक्शन में। सो बेसिकली डार्क रिएक्शन में सोलर एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर धूप उस टाइम नहीं भी मिल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन डार्क रिएक्शन में होगा क्या? ये जो ATP और NADPH है ना, यानी कि ऑफ लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, इसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसे यूज किया जाएगा ताकि ताकि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बन सके। तो इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में रिक्वायर्ड है नहीं। अगली क्लास में जब जाओगे तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे 11th में। बात करते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो खुद से खुद का खाना नहीं बना सकते। कोई भी जानवर है, हम हैं, इंसान है, हम खुद से खुद का खाना नहीं बना सकते। मतलब कि अगर बोला जाए कि फ्रूट जनरेट करो, फ्रूट के जो विटामिन और मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं वो तुम कहाँ से लाओगे? तो तुम्हें उसके लिए पेड़ों पर, उनके फ्रूट्स पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। तुम वो मिनरल्स खुद से बना नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। सो बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं, कुछ अलग एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, है ना। जैसे नॉन वेजिटेरियंस को चिकन, मटन, फिश, टूना, प्रॉन्स ये सब चाहिए खाने के लिए, ताकि वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो वो फिर एनिमल्स पर डिपेंड हो गए। और ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर देयर फूड। अब हम मरे हुए मटेरियल्स पर तो डिपेंड नहीं होते हैं, हम मरी हुई चीजें, सड़ी हुई चीजें तो नहीं खाते। पर ये भी एक तरह का न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉफिज्म में, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। और ये कौन कर रहे होते हैं? फंगस और बैक्टीरिया। फंगस और बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वाली बात यहाँ पर हो रही है, ये हो रही है सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसमें सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वाले, ये सैप्रोफाइट्स जो डिराइव करते हैं अपना नरिशमेंट डेड डिकेइंग मैटर से। कोई कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मर चुका है, मतलब उसकी मौत हो चुकी है, अब वो सड़ रहा है, धीरे धीरे उस पर बैक्टीरियाज एक्ट कर रहे हैं, तो अपने अंदर के एंजाइम्स को रिलीज करके वो क्या करते हैं, उस सड़ी हुई, उस मरी हुई चीजों को और जल्दी सड़ाने का प्रोसेस, यानी कि डिग्रेडेशन का प्रोसेस बढ़ाते, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बढ़ाते हैं। और इससे उस मरे हुए चीज, वो मरा हुआ चीज क्या था? पूरी तरह से ऑर्गेनिक था।
है ना, उसका स्किन हो गया, उसके ब्लड है, उसका फ्लैश है, मसल है, सब कुछ, या प्लांट है अगर, तो वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अब वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये अब्सॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, सैप्रोफाइट्स। नाउ कमिंग टू होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये एक दूसरे तरीके का न्यूट्रिशन होता है जो कि इन्वॉल्व करता है swallowing सॉलिड फूड मटेरियल। जो भी ऑर्गेनिज्म खाने को इंजेस्ट करके, यानी कि खा के चबा कर निगलते हैं और तब उनके डाइजेशन का प्रोसेस या न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे ना। ये क्वेश्चन करके देखो, ग्रीन प्लांट्स यूज कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक या होलोजोइक या पैरासिटिक? इट विल बी ऑटोट्रॉफिक फॉर श्योर। ठीक है, यहां पर मैं फटाफट से ना तुम लोगों को ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो बच्चों जो लाइट, फोटो यानी कि लाइट, लाइट का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, उनको लाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस करना है, फोटो ऑटो यानी कि फोटोसिंथेसिस करना है। एक दूसरे वाले ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, उनको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड से अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं। हेटरोट्रॉफिक के अंदर आ जाएगा पैरासिटिक, जो दूसरों पर डिपेंड हो अपने खाने के लिए, अपने होस्ट पर डिपेंड हो, ठीक है, उनके बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करना, दैट इज पैरासिटिक। फिर आता है सैप्रोफिटिक, ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में से अपना न्यूट्रिशन जो है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और तीसरा है होलोजोइक बच्चों, ठीक है। होलोजोइक में अगेन क्या होता है वो अभी हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ह्यूमंस, हम इंसान परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमंस में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है जिससे न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल। हमारा एलिमेंट्री कनाल कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब क्या है, जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, माउथ खाने को इंजेस्ट करने के लिए और एनस अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल आउट करने के लिए। और हमारे एलिमेंट्री कनाल के साथ साथ ना कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो न्यूट्रिशन यानी कि डाइजेशन के प्रोसेस को और स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। अलग अलग पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कनाल के, जैसे कि सबसे पहला पार्ट है माउथ, फिर है ईसोफेगस, फिर है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये डायग्राम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि या तो ये आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, या तो लेबलिंग पूछी जा सकती है, या तो कोई पार्ट्स इस पूरे डायग्राम के और उसकी उसकी क्या फंक्शनिंग पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, अब मैं थोड़ा सा ना इसका एक टेबल टाइप बना देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कनाल, एंड यू नो सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है हमारा माउथ। माउथ में प्रेजेंट होता है टीथ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, टंग, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड बोला जाता है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा, और सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज, अब ये सलाइवरी अमाइलेज
50% ऑफ स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? फूड पाइप भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है खाने को माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, कैसे पहुंचाएगा? ग्रेविटी काम करेगी इसमें? नहीं, कोई उल्टा लटका हुआ भी है ना, वो भी अगर सोलो कर रहा है तो उसके भी फूड पाइप जो है वो उस खाने को पहुंचा देंगे अगेंस्ट ग्रेविटी। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है रिदमिक वे में, ताकि वो स्टमक तक पहुंचाए खाने को। तीसरा है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्टमक। स्टमक में 3 चीजें प्रेजेंट होती है बच्चों, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस, फिर HCl एसिड और फिर पेप्सिन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब म्यूकस क्या करेगा? लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। यहां से 1 मार्कर 2 मार्कर बनता है, ध्यान से सुनो। HCl क्या है? एसिड है। तो ये फूड को ना, जो भी बचा कुचा खाना है जो तुम अच्छे से नहीं चबा पाए, या जो भी बैक्टीरिया तुम्हारे खाने के साथ साथ अंदर गए होंगे, उन सब को ना मतलब पूरी तरह से चर्न कर देता है और किल कर देता है बैक्टीरिया। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन करना बच्चों। प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, पार्शियली होती है, बट यहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन मेंशन कर देना। ठीक है, अब जैसे स्टमक का काम हो गया ना, वहां से सारा खाना पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहां पर लिख देती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ना पहला पार्ट इसका होता है ड्यूडेनम। पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या? ड्यूडेनम, जहां पर फूड भी आ रहा है और पैनक्रियाटिक जूस भी आ रही है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आई? पैनक्रियास से, है ना? और पैनक्रियास के अलावा एक और चीज रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बाइल, जो कि कहाँ से आ रहा था? लिवर से, बट वो स्टोर कहाँ पर हुआ है? गॉल ब्लैडर में। अब 2 अलग अलग चीजें आ रही हैं, अगर पैनक्रियाटिक जूस और बाइल, तो ये कैसे आ रही होंगी? एक कॉमन डक्ट होता है जिसका नाम होता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, वहां से पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक जूस और लिवर गॉल ब्लैडर का बाइल, ये 2 चीज जो है आके मिक्स हो जाती है फूड के साथ हमारे ड्यूडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में बहुत ही छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे विलाई बोला जाता है। विलाई सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि अब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। विलाई रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल से, ताकि वो अब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा सके। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? कि ब्लड के साथ वो न्यूट्रिएंट्स, वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पहुंचेंगे ब्लड के साथ हर एक सेल और टिश्यूज में। ठीक है, और वहां पर जाकर उनका रेस्पिरेशन होगा, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues और पुराने सेल्स एंड टिश्यूज का रिपेयर करना।
ना अनडाइजेस्टेड फूड को भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर और ज्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब जितना भी पानी तुम्हारे फूड के साथ था ना, वो सब और रीअब्जॉर्ब होगा। तभी तो हम 70% ऑफ वाटर से ही बने हुए हैं। इतना सारा पानी आ कहाँ से रहा है? हमारे खाने से आ रहा है, हम जो भी वाटर इंटेक कर रहे हैं वहां से आ रहा है। द रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। तो जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हो तो तुम्हारे फीसेस यानी कि तुम्हारी पॉटी की कंसिस्टेंसी बता देगी कि तुम्हारा हेल्थ कैसा है। अगर वो मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा, अगर खाना खा रहे हो तो थोड़ा रुक जाना, बाद में देख लेना, या फिर खाना पॉज कर दो। तो इफ योर पॉटी कंसिस्टेंसी इज वेरी सॉलिड है ना, तो समझ में आ जाएगा कि पानी की कमी है बॉडी में। बहुत स्मूथली वो आ रहा है तो इट मीन्स कि मतलब हाइड्रेशन अच्छा है। और अगर बहुत ही लिक्विडी सा कंसिस्टेंसी है तो दैट मीन्स कि वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा बॉडी में, एंड वेरी सून यू विल बी सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। The rest of the undigested food material is removed from the body by the anus. Anus sphincter क्या है? एक गार्ड लाइक, एक मस्कुलर गार्ड है, ठीक है, जो गार्ड करता है कि कब वो फीसेस जो है वो बाहर निकलेंगे, एग्जिट होंगे। ठीक है। फूड मटेरियल टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय द सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होंगे? उसके 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला इंजेशन, खाने को इनटेक करना। दूसरा डाइजेशन, जो हमारे स्टमक में हो रहा है। तीसरा अब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रहा है वाटर का। और चौथा क्या है? एसिमिलेशन, यानी कि जब उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड लेकर जा रहा है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, दैट इज एसिमिलेशन, बिकॉज नाउ दैट न्यूट्रिएंट्स विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। और लास्ट में हो गया इजेशन, यानी कि इजेक्ट आउट कर दो जितना भी कचरा बचा हुआ है वो सब। सम ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि अब क्या होगा? जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी टूटेगा, ताकि उसमें से क्या निकले? उसमें से निकले एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगला पार्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। वो अगला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। चलो, आधा घंटा हो गया, यानी कि मेन पार्ट जो था ना, न्यूट्रिशन सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, आई एग्री। अब इसके बाद सारे के सारे टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे और फटाफट से समझाओगे, बस देखो ध्यान से। ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट होता है यूनी सेलुलर फंगस, उसे कहते हैं ईस्ट। ये ऑक्सीजन यूज नहीं करते, ये होते हैं थोड़े से ढीठ। इनको इनको लगता है कि भाई ये तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे बिना ऑक्सीजन के, और सच में गुजार भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें होता है इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो भैया इनको तो ये तो खुद ही दारू शराब ये सब तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बाई, एज अ बाई प्रोडक्ट। ये चाहते नहीं थे बट इनको अपने आप ही टल्ली होना पड़ता है। सोचो अगर इंसानों के अंदर ये कैपेबिलिटी होती तो वो तो दिन भर ही धुत रहते हैं ना। सो सिंस दिस प्रोसेस अकर्स विदाउट ऑक्सीजन इट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ईस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, उनका जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा ना, अगर आप ईस्ट। अच्छा, एक और चीज, जब शराब वराब बनती है तो किससे बनती है? ग्रेप्स को सड़ा के, पोटैटो को सड़ा के, एप्पल को सड़ा के, ये सब अलग अलग चीजों को सड़ाने के बाद, यानी कि डिकम्पोज करने के बाद, फर्मेंट कर, डिकम्पोज इज नॉट द राइट वर्ड, फर्मेंट करने के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। कुछ बियर बन जाएगा, कुछ वाइन बन जाएगा, कुछ वोडका बन जाएगा, है ना। तो अलग अलग चीजें बनेंगी। तो बेसिकली हुआ क्या वहां पर? वहां पे ईस्ट ने ना अपने उन सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके प्रोड्यूस किया इथेनॉल। ठीक है। अब ये तो ईस्ट की बात हो गई जो कर रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बात करें अगर हम
दूसरे तरह की रेस्पिरेशन की, मतलब वो एनारोबिक का ही टाइप है बट थोड़ा अलग है। हम हैं, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, पर कभी-कभी क्या होता है ना, जितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में है या जितना भी हम सांस ले रहे हैं, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। एकदम से सोचो, मैं क्या करती हूँ जब भी सोसाइटी के नीचे जाती हूँ, बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं। मुझे वैसे डॉग्स पसंद हैं, बट मुझे वैसे डॉग्स नहीं पसंद है जिन पे हम ट्रस्ट ना कर सकें, जो कभी भी हमला कर सकता है, जो कभी भी काट सकता है। तो मुझे उनसे लगता है बहुत ज़्यादा डर। तो एक बार ना मेरे को तो कुत्ते ने घेर लिया, बहुत सारों ने घेर लिया और मुझे लग रहा था डर। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं भागूंगी तो फिर तो आज जिंदा बचना मुश्किल है, तो मैंने थोड़ा सा काम एंड कंपोज होकर उनको हैंडल किया, हो गए हैंडल। बट वहीं एक बच्चा था, वो दौड़ रहा था। खैर उसे तो बचा लिया गया बाय द सोसाइटी मेंबर्स, बट अगर वो अकेला होता तो शायद नहीं बच पाता। कहने का मतलब है कि वो बच्चा जब भाग रहा था ना, वो प्रिपेयर्ड नहीं था भागने के लिए, यानी उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी भागने के लिए। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट उसको ज्यादा उस टाइम पे चाहिए था। विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो या एकदम से तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ जाए और उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, या सारा कंज्यूम हो चुका है और अभी भी और ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए, तो उस टाइम पर बॉडी में एक अलग तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर करने लगता है, जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है बच्चों। वो लैक्टिक एसिड के बदले हमारी बॉडी एनर्जी मतलब कंज्यूम कर लेती है, एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। अब लैक्टिक एसिड अगर मिला है, कहते हैं ना कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, तो बेटा अगर तुम बिना ऑक्सीजन के एनर्जी भी पाना चाहोगे तो तुम्हें कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वो कीमत होती है लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेट हो जाना हमारे मसल सेल्स में, जिसके वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है ना। कमिंग टू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का सबसे पहला प्रोसेस है, जिसमें कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम पाइरुवेट कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसे बोला जा रहा है? ग्लूकोज को बोला जा रहा है। C6H12O6 होता है ना, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। और ये होता है स्पेशली सेल के साइटोप्लाज्म में। यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग एंड डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको आपके खुद के ऐप सोनम मोहिनी बायोलॉजी में मिल जाएगी। अगर इंस्टॉल किया है तो कर, नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एनरोल कर लो फॉर जस्ट 1 रुपी। दैट इज लाइक मिनिमल चार्ज, नथिंग। ठीक है, वो फ्री ही है। ठीक है, दिस स्टेप इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। ये चाहे वो ईस्ट हो, ठीक है, चाहे वो तुम हो, कोई भी हो, उनमें ये प्रोसेस कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है वो कॉमन नहीं होता दोनों के लिए। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, अगर पायरुवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये प्रोसेस होगा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि अब उसे उठाकर साइटोप्लाज्म से उठाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाया जाएगा। अब इसमें ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है पाइरुवेट, ये प्रोड्यूस करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। और ये सब हो रहा होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इसीलिए इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन करना। वेयर डज ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का नहीं। ग्लूकोज का होता तो वो कहाँ होता? साइटोप्लाज्म में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब क्या हो रहा है? पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है या सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो हम इसे कहेंगे कि ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी गुड। नाउ ह्यूमंस में रेस्पिरेशन फटाफट से देखो। ह्यूमन बींग्स में एयर एंटर करता है बॉडी में थ्रू नॉस्ट्रल्स, आपके नाक के दोनों दरवाजों के थ्रू। वहां पे अंदर में, मतलब नेजल कैविटी के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। जो भी पीएम पार्टिकल्स हैं, मतलब कि पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो सारे थोड़ा बहुत छन जाएंगे, है ना। छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स वो सब छन जाएंगे, डस्ट एंड इम्प्योरिटीज छन जाएंगी। अब नोस्ट्रल से एयर मूव करेगा फेरिंग्स में, और वहां से लंग्स में ट्रैकिया के थ्रू। ये सारी चीजें अभी मैं बता रही हूँ, ओके। ट्रैकिया कंटेन करता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होगा, इनकम्प्लीट। डन।
प्रिवेंटिंग एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन हमेशा 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 तुम्हारे बोर्ड्स में आता ही है बच्चों, कि अगर तुम्हारा कार्टिलेज इनकम्प्लीट है, सी शेप का है, तो ये क्यों है? जस्ट टू प्रिवेंट कि वो कोलैप्स ना हो जाए जब कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है जब हम सांस नहीं ले पा रहे होते, है ना, तो ऐसे में सडन डेथ ना हो जाए कोलैप्स करने की वजह से ट्रैकिया का, इसलिए वहां पर थोड़ा सा एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, और वो ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर होते हैं, और वो कल्मिनेट करते हैं थिन वॉल्ड, कल्मिनेट यानी कि एंड कर जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं थिन वॉल्ड बलून शेप जैसे स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वियोलाई बोलेंगे, उसमें बलून शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्वियोलाई बोलेंगे। देखो दिखा रही हूँ तुम्हें, तो कैसा होगा ये, ठीक है। ठीक है, ये सब क्या है, ये है एल्वियोलाई, और यहां से ब्रोंकाई जा रही है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जा रहे हैं, इस तरह का होगा। अब आप देख सक रहे हो कि अगर ये कैसा है, कैसा है, बलून शेप्ड है, तो गैशियस एक्सचेंज बहुत आसानी से हो पाएगी, क्योंकि ये ना सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, ठीक है, और यहां से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, तो वो आसानी से ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगे। अब एक चीज देखो, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ध्यान से देखना। इनहेल करते हो तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, और इससे क्या होता है, जो तुम्हारे इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि वो मसल्स जो आपके रिब्स से जुड़े हुए हैं, रिब्स के चारों तरफ बाइंडेड जो मसल्स है उन्हें इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है, वो पुश करेंगे रिब केज को बाहर की तरफ जब आप इनहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है, ताकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या फ्लैटन हो जाए, और डायफ्राम फ्लैट होगा ना तो इससे ज्यादा एयर वॉल्यूम लंग्स की बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ती है तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर का एयर अंदर की तरफ आ जाएगा आसानी से, यानी कि आप इनहेल कर पाओगे, सांस खींच पाओगे, ठीक है। इससे देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंक्रीज करता है चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम, जिससे प्रेशर डिक्रीज हो जाती है, जिससे रश करता है एयर लंग्स के अंदर थ्रू द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, इसी को हम इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। और ठीक एक्सपिरेशन के टाइम पर जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, एयर जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। कैसे होगा, जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ रहे होंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो अंदर का एयर बाहर की तरफ जाने के लिए वो हो जाएगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड करता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल लाइन विद स्मॉल हेयर लाइक रिमूव जर्म्स एंड डस्ट फ्रॉम इनहेल्ड एयर। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट आपका जो ये हार्ट का डायग्राम है ना, मैं ध्यान से यहाँ पर बना देती हूँ, मतलब लिख देती हूँ, हार्ट का डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हार्ट बना दिया मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर, जैसे मैं पहले बनाया करती थी, पुराने बच्चों को अगर याद होगा तो दे विल रिलेट। ब्लड कैरी करता है न्यूमरस सब्सटेंसेस, जैसे कि सॉल्ट्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर हो रही है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी हो रही है, उन सब का प्रोडक्ट अल्टीमेटली ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब उसके लिए क्या चाहिए, ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो तुम्हें उसे थोड़ा सा ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा, है ना। ब्लड जो है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचानी है तो उसे सर्कुलेट करना होगा। अगर ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा हो गया है, ये जैसे कि यूरिया वगैरह, तो तुम्हें उसे छानना, फिल्टर करना होगा, यानी कि किडनी के पास लेकर जाना होगा। तो हर चीज का इलाज ना ब्लड में ही है, इसीलिए तुम्हें कोई भी बीमारी होगी ना, भगवान ना करे, लेकिन किसी को भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है, ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड में ना पूरे बॉडी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब पता चल जाती है ना। बॉडी कैरी इतनी सारी चीजें करती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो ह्यूमंस में है ना, ये इंक्लूड करेगा ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज।
और सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसमें ब्लड और लिम्फ आ जाते हैं ना। हमारा जो हार्ट है, छोटू सा जो दिल है हमारा, वो बहुत ही मस्कुलर और फिस्ट जितना बड़ा, यानी कि इतना बड़ा बस है। ठीक है। अ मैमेलियन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर कंसिस्ट करता है मैमल का हार्ट। एक अपर चेम्बर, और अपर चेम्बर डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल या एट्रिया में, और लोअर चेम्बर जो डिवाइडेड होता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। यानी कि 4 चेम्बर्स टोटल हो गए, ऊपर लेफ्ट और राइट ऑरिकल, नीचे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। अब एक इम्पॉर्टेंट खास बात होती है ह्यूमंस के सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट इज हैविंग डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? 2 बार ब्लड हार्ट के थ्रू पास किया। देखो हिंदी में लिख रही हूँ तुम्हारे लिए, हाउ मच आई एम डेडिकेटेड। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू 2 बार गुजरेगा ताकि वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर सके। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से रिसीव करके फिर पंप करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसी वजह से इतना क्लियर कट मतलब डिस्टिंक्शन है दोनों बाउंड्रीज में कि कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न कर जाता है राइट ऑरिकल में वाया 2 लार्ज वी सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। अभी मैं ना ये सब बनाकर बताऊंगी तुम्हें, डोंट वरी। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल डायलेट करेगा जिससे ब्लड का फ्लो होगा बिफोर बीइंग पंप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में भेजेंगे थ्रू द aorta दैट इज लार्जेस्ट आर्टरी। नाउ मेकिंग समथिंग, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हो गया तुम्हारा एक हार्ट। ठीक है, मोटा मोटी मैंने थोड़ा सा वैसा करके बनाने की कोशिश की है। लेट्स सी कि ये कैसा जाता है। अब मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ बच्चों टू डिनोट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लू कलर थोड़ा डार्क हो गया है, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ठीक है। ठीक है। ये ऐसा क्यों बनाया है मैंने? सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा विच इज द लार्जेस्ट वीन, वो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा। और ये है इंफीरियर वेना केवा जो बॉडी के लोअर पार्ट्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा। और ये क्या चीज है? ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ यहां से जो ब्लड है ये पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में स्ट्रेट पल्मनरी वाल्व को खोलते हुए ये पहुंच जाएगा किसके थ्रू? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। कहाँ पहुंचेगा बच्चों? लंग्स में। और अभी आपने देखा लंग्स में होती है ऑक्सीजनेशन, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में भरता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई के थ्रू हमारी नोस्ट्रल से बाहर निकल जाता है। अब हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज करेंगे, रेड। ठीक है। अब ऑलरेडी लंग्स में हो चुकी है ऑक्सीजनेशन, तो यहां से यहां यानी कि पल्मनरी वीन के थ्रू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये भर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अओर्टा यानी कि विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ये पहुंच जाएगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और सिंस 2 बार ब्लड पास हुआ है हार्ट के थ्रू, हम उसे डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। नाउ आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ना वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दोज ऑफ द ऑरिकल। भाई जरूरी है ना वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल को थिक होना, क्योंकि अगर देखा जाए तो वेंट्रिकल ही तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं किसको, ब्लड को हार्ट से बाहर निकलने के लिए। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को लंग्स के पास भेज रहा है, और लंग्स इतना नजदीक थोड़ी है, थोड़ा सा तो दूर ही है, तो ज्यादा पंपिंग की जरूरत है, ज्यादा फोर्स की जरूरत है और प्रेशर लगेगा। तो मतलब उन मसल्स का मजबूत होना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो भैया ये तो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ ब्लड को भेजता है, कहाँ पे, बॉडी में। तो इसीलिए क्या होते हैं, थिकर वॉल्स होते हैं। इट मस्ट पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन। वॉल्स प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ से तुम्हारा 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में, अब देखो ब्लड प्रेशर क्या चीज है। जब ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रही है ना, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ब्लड के वेसल्स के वॉल में, ब्लड वेसल के वॉल में अपने फ्लो के वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो वीन हो या कैपिलरी हो, हम उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज में ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है एज कंपेयर टू वीन्स, क्योंकि वीन्स जो है वो मतलब सीधा सीधा अच्छा वीन्स में वॉल्स भी होते हैं तो आसानी से वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा आर्टरीज में क्यों ज्यादा प्रेशर हाई है, इसका एक और रीजन है कि इससे ना ब्लड की पंपिंग हुई हार्ट में, और अब आर्टरीज के थ्रू उसे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है ब्लड को। नाउ आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ड्यू टू वेरियस बॉडी, और ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर एग्जिटिंग द हार्ट, आर्टरीज पोजेस थिक इलास्टिक वॉल्स। तो वीन्स के मुकाबले आर्टरीज के जो वॉल्स हैं वो ज्यादा थिक और इलास्टिक होते हैं, क्योंकि उसको पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक ये पहुंचाना है। वीन्स रिटर्न करते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के ऑर्गन से। तो जैसे पाँव से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे हाथ से आ रहा है, हमारे पेट से आ रहा है, तो वो बैक टू द हार्ट आने के लिए उसे अगेंस्ट ग्रेविटी भी काम करना पड़ेगा, है ना, इसीलिए उसमें थिन वॉल्स होती हैं। और इट इज नॉट अंडर वेरी हाई प्रेशर, लेकिन उसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो और ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। एक और फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, दैट इज लिम्फ। इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अब इस लिम्फ में बेसिकली होता क्या है, देखो ब्लड है ना, ब्लड को स्ट्रेन कर दो अगर बहुत ही माइन्यूट गेट से, तो उसमें से आरबीसी अलग हो जाएगा और बाकी प्लाज्मा आ जाएगा। प्लाज्मा के साथ साथ कुछ डब्ल्यूबीसीज आ जाएंगी। ठीक है, और छोटी मोटी चीजें और आ जाएंगी। इसी को हम कहते हैं लिम्फ, इसी को हम कहते हैं लिम्फ यानी टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो ये स्केप कर जाते हैं कैपिलरी वॉल्स के पोर्स के थ्रू, क्योंकि कैपिलरी वॉल्स बहुत ही थिन और नैरो होती है, पतला रास्ता है, तो छोटे मोटे पार्टिकल्स लीक हो जाते हैं। ठीक है, लीक होने के बाद वो इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटर सेलुलर स्पेस में जमा हो जाते हैं और उसी को बोला जाता है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड ना। अब बात करते हैं कि प्लांट्स में कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम नाम का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में। फ्लोएम नाम का जो टिश्यू है वो जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बना उसे ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ना। सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जो फोटोसिंथेसिस के हैं
उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसे हम बेसिकली ट्रांसलोकेशन कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और वो बाई डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन से वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अमाइनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस भी। लेकिन जो जाइलम है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ये बीच बीच में ऐसे गायब क्यों जाता है, मुझे ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये है जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम। बहुत क्लीन और नीट डायग्राम है, अगर बनाने को आ गया तो भी बना लेना। ये पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, टेस्ट करो। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कौन सा होगा, आर्टरीज होगी, और लार्जेस्ट आर्टरी को अओर्टा कहते हैं। तो अगर अओर्टा आ जाए तुम्हारे ऑप्शन में तो अओर्टा लिखना। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस का एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होती है ना मेटाबॉलिज्म करने के बाद, वो हार्मफुल होती है, तो उसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा छान कर, उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब अलग अलग स्ट्रैटेजीज है इस पर्पस के लिए। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस जो हैं, उसे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ये काम करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइज करता है मेन ऑर्गन दैट इज किडनी का। किडनी के अंदर बहुत सारे न्यूमरस फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन, और वो काफी डेंसली आपस में पैक्ड होती है। नेफ्रॉन में एक कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा, जैसे जो आप यहाँ पर ये वाला देख रहे हो ऑरेंज कलर का। ठीक है, उसे हम कहेंगे बोमन्स कैप्सूल। अब उसमें उसमें उसके अंदर नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स होंगे, कैपिलरीज होंगी, उसी को बोला जाएगा ग्लोमरस। एक कॉन्वोल्यूटर ट्यूब होगा और एक कलेक्टिंग डक्ट होगा। बेसिकली आप ऐसे देखो, मैं बना देती हूँ फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम्म, ठीक है, ये रीनल आर्टरी आई अंदर, और यहाँ पर ऐसे गुच्छे जैसा बन गया। डन। फिर उसके चारों तरफ इस तरीके से कप शेप में बना हुआ है बोमन्स कैप्सूल। इसके साथ ये देखो ध्यान से, कितना आसान है बनाना। अगर ये आ गया आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में तो मजा नहीं आ जाएगा, आएगा ना। अब देखो ध्यान से, रुको, इसको इसका थिकनेस में कम कर देती हूँ, और हम कलर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया बोमन्स कैप्सूल। ये नजदीकी ट्यूब्यूल है, तो नजदीक का मतलब होता है प्रोक्सिमिटी, इसीलिए हम इसे पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये वाला पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, ये वाला पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, क्योंकि ये दूर है इनसे, बोमन्स कैप्सूल से दूर चला गया तो डिस्टल डिस्टेंस। और ये है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर यूरिन फाइनली कलेक्ट होकर यूरेटर की तरफ जाएगा। ठीक है ना। हम्म, अब देखो, किडनीज एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द नेफ्रॉन्स ट्यूबुलर पार्ट। जितने भी यूजफुल चीज, अच्छा देखो, ये जो रीनल आर्टरी इधर आ रही है ना, आर्टरी के अंदर बहुत मतलब छोटे छोटे पोर्स होंगे, वो छनेंगे, छन के मैक्सिमम चीजें निकल जाती है ट्यूब्यूल्स में, ट्यूबुलर पार्ट में। तो उसमें से यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मिनरल, आयन, वाटर, ये सब भी निकल गया है। तो ये तो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसके बिना तो हमारी बॉडी मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। वाटर तो जरूरी होता है ना, मिनरल जरूरी है, ग्लूकोज जरूरी है। उसे वापस से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, बुलाया जाएगा वापस कि तुम लोग को नहीं जाना था, वेस्ट को जाना था, तुम लोग वापस आओ, बाय द ब्लड कैपिलरीज जो कि नेफ्रॉन को सराउंड कर रही है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसे वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद करो कि जो इस तरीके से कैपिलरी सराउंड करती है आपके
ट्यूब्यूल्स को, ठीक है। वहीं पे ये कैपिलरीज है, तो कैपिलरी का मतलब होता है आर्टरीज और वीन्स का जंक्शन। अब वहां से आर्टरीज के से ना वीन बन जाएगी और ये रीनल वीन बनकर बॉडी में वापस चला जाएगा। हर किडनी लगभग 180 लीटर ब्लड को डेली फिल्टर करती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.5 से 2 लीटर ही यूरिन एक्सक्रीट होता है और बाकी सारे अब्सॉर्ब हो जाते हैं। सोचो अगर 180 लीटर का यूरिन होता तो तुम दिन भर वॉशरूम जाते, तुम दिन भर सुसुई करते रह जाते। किडनी दो तरीके के एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करना ब्लड से और ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि कुछ कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स होने चाहिए ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे बॉडी की, ठीक है। पूरा पूरा सॉल्वेंट ही नहीं हो सकता, सॉल्यूट पार्टिकल्स थोड़ा बहुत यूरिया थोड़ा बहुत अमोनिया होना चाहिए बॉडी में, ठीक है, ताकि प्रॉपर बैलेंस बन सके वाटर और आयंस का हमारी बॉडी में। बहुत ज्यादा वाटर भी हानिकारक है, इतना पता है कि नहीं। आर्टिफिशियल किडनी, इसे यूज किया जाता है टू फिल्टर द ब्लड ऑफ पेशेंट जिनका किडनी खराब हो चुका है, जिनका किडनी अब फंक्शनिंग नहीं है नॉर्मली, तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। डायलाइजिंग यूनिट होता है जिसमें सेलोफेन पेपर के थ्रू ब्लड जो है वो फिल्टर होती है और ट्यूब्स बने हुए होते हैं, उस ट्यूब के थ्रू ब्लड जो है वो वापस उनके बॉडी में जाता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होगा, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी है एक्सक्रीशन की। ऑक्सीजन भी एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट ही माना जाता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की कुछ खास जरूरत है नहीं। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पहले डिस्कस कर रखा है। एंड दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, ध्यान से देखना। Define peristalsis. What is emulsification of fat? Give the function of guard cells. End product of fat digestion. Steps of nutrition in amoeba. Small intestine in herbivores longer than carnivores. ऐसा क्यों है? Small intestine designed to absorb digested food. उसका थोड़ा मैकेनिज्म समझाओ। ये कुछ तुम्हारे रोल्स बताने हैं इन तीनों चीजों के। ये कुछ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। सो बेटा जी, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आप लोगों को दे दूंगी। कब कब दूंगी पता है? ऐप में। जैसे ही ये वाला लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल हो गया, आप समझ जाओ कि ये इसका आंसर भी आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अगले दिन तक तो पक्का पक्का मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो गया है फिनिश, लाइफ प्रोसेसेस का फुल ऑन रिवीजन विद सम क्वेश्चंस, और थोड़े बहुत जो भी डाउट्स हैं आपके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइफ प्रोसेस चैप्टर इज नॉट अ चैप्टर जो कि 1 घंटे में फिनिश हो सके, लेकिन अभी आपके रिवीजन के लिए, और ये मेरा पहला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रही हूँ, नर्वस भी हो रही हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा पूरा लेक्चर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं 1 1 घंटे का सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, छोटा मतलब थोड़ा सा कंसाइज करके रिवीजन करवा रही हूँ, ताकि वो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प भी कर दे। और आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें जाननी है वो आप कमेंट करोगे तो हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। और यस, ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों, आई होप यू एंजॉयड इट। मुझे पता ही नहीं चला 1 घंटा कब बीत गया, ओ गॉड। फाइनली आई एम बैक टू माय टीचिंग मोड, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरे पुराने बच्चे हो, मुझे पहले से जानते हो, तो आपको पता होगा कि हाउ आई मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ। और अगर आप नए बच्चे हो तो आप बस इतना समझ जाओ कि आने वाले टाइम में आप मुझसे इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे दैट यू वोंट वॉच एनी अदर पीपल रादर देन मी। सो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, एंड वेलकम टू सोना मोहिनी बायोलॉजी अगेन। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत हिम्मत और मेहनत और पता नहीं क्या क्या चीजें, आंसू, पसीना, खून सब लगाकर मैंने ये करना शुरू किया है। और मिलते हैं हम ऐप में भी। ऐप में लाइव डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे आपके एग्जाम टाइम पर, तो प्लीज इसे इंस्टॉल कर लो। आई एम टॉकिंग अबाउट योर बेनिफिट ओनली। मुझे तो 1 रुपए का क्या करूंगी, क्या करूंगी, मिनटॉस भी नहीं मिलता इतने में तो। चलो बाय बाय, सी यू अगेन एवरीवन, बाय चुनमुनूस।